हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ के द्वारा जारी की गई इस ऑनलाइन क्लासेज में मैं दीपक शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पीरियडिक टेबल के अंदर जो अपनी आवर्त सारणी होती है उसके अंदर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कैसे लिखते हैं उसकी ट्रिक के बारे में जाना था। आज हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, यानी कि रासायनिक आबंधन के बारे में। 11th क्लास में आप लोगों के जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है उतने एलिमेंट्स के द्वारा आप लोगों का काम चल जाएगा। जब आप लोग आगे 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आप लोगों के डी और एफ ब्लॉक की जो है वो एलिमेंट्स काम आएंगे। तो उस टाइम पे हम लोग डी और एफ ब्लॉक की भी ट्रिक देखेंगे। बट अभी 11th में हम लोगों को एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स अगर आ जाते हैं कि कैसे हम उसको लिखते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, इसको हिंदी में बोला जाता है रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध, इसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक आबंध क्या होता है। तो बंध क्या है आप लोगों को पता है, बॉन्डिंग क्या होती है आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। अगर कोई यौगिक है ए बी, अगर कोई यौगिक है ए बी, इट मीन्स ए और बी दोनों साथ साथ रह रहे हैं। किसी भी यौगिक में, किसी भी मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एटम्स होते हैं तो इसका मतलब कि वो एटम्स, वो परमाणु क्या कर रहे हैं, साथ साथ रह रहे हैं। और साथ साथ रहने का मतलब उसके बीच में एक बढ़िया सी बॉन्डिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हम लोग सुबह क्या करते हैं, अपनी ड्यूटी पे निकलते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं, वहां से आकर के वो ट्यूशन, मार्केट कहीं भी चले जाएं, पूरे दिन भर वो कहीं भी घूमते रहें, लेकिन रात को जैसे ही खाने का या सोने का टाइम होता है वो लोग तुरंत से अपने घर में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने घर वालों के साथ और अपने घर के साथ उसकी बढ़िया बॉन्डिंग होती है, तो उसको छोड़ करके वो अलग से रह नहीं सकता, उसको उसके साथ में रहना पड़ता है। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं कि ये एक बढ़िया सी बॉन्डिंग है ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में कुछ इस प्रकार का एक बंध बना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक आबंध। ठीक है, और ये रासायनिक आबंध कहां पे मिलेगा आप लोगों को, तो ये आप लोगों को मिलेगा मॉलिक्यूल्स के अंदर। मॉलिक्यूल्स यानी कि यौगिकों के अंदर। किस में मिलेगा? यौगिकों में। अगर कोई एक परमाणु है, ओनली अगर कोई एटम है तो वो अपनी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, अपनी स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। लेकिन जैसे ही वो एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ करके एक यौगिक बना लेगा, तो यौगिक बनाने के लिए जरूरी क्या है, कम से कम दो परमाणुओं का एक जगह पे रहना। और दो परमाणु आपस में जुड़ करके जब यौगिक बनाएंगे तो जुड़ने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग या फिर आबंधन। ठीक है बात। अब ये बॉन्ड किस प्रकार से बनता है, कितने प्रकार के बॉन्ड बनते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बॉन्ड जो बनेंगे वो बनेंगे 3 प्रकार के। ठीक है, बॉन्ड जो बनते हैं वो 3 प्रकार के बनते हैं। देखिए, पहला बॉन्ड जिसको हम लोग बोल देते हैं आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक बंध। पहला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड या फिर आयनिक बंध। ठीक है बात। दूसरे टाइप के बॉन्ड को बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड और सहसंयोजक बंध। तीसरे प्रकार के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध।
ये लीजिए, ये 3 प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं किसी भी परमाणुओं के अंदर। जो यौगिक बनता है, यौगिकों में 2 परमाणुओं के बीच में, 2 एटम्स के बीच में या तो आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, या कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, जिसको आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध हम लोग कहते हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया कि बंध या फिर बॉन्डिंग आपको कहां पे देखने को मिलेगी। तो कहां पे देखने को मिलेगी? मॉलिक्यूल्स के अंदर देखने को मिलेगी। कहां पे देखने को मिलेगी? मॉलिक्यूल्स के अंदर। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या होता है? यौगिक किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक परमाणु, जब 2 या 2 से अधिक एटम आपस में जुड़ करके एक नया पदार्थ जो बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। ठीक है, और ये यौगिक आपके पास 2 प्रकार के हो सकते हैं। ये यौगिक आपके पास कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं। 2 प्रकार के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। पहले प्रकार के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। पहले प्रकार के मॉलिक्यूल को बोला जाता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरे प्रकार के मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। 2 प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समपरमाण्विक, समपरमाण्विक यौगिक, समपरमाण्विक यौगिक। और इसको हम लोग बोलते हैं विषम परमाण्विक, विषम परमाण्विक यौगिक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बारे में, इन दोनों यौगिक के बारे में पढ़ेंगे कि क्या समपरमाण्विक यौगिक होता है और क्या विषम परमाण्विक यौगिक होता है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। जब आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, समपरमाण्विक यौगिक और विषम परमाण्विक यौगिक किसे कहते हैं, तो ये समझ में आते ही आप लोगों को बॉन्डिंग का 50% तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन सी बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। जो बचा रहेगा उसको हम आगे डील कर लेंगे। ठीक है बात? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। ऐसा कोई भी पदार्थ जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक परमाणु, 2 या 2 से अधिक एटम जुड़े हुए हैं, वो मॉलिक्यूल कहलाता है। 2 प्रकार के होते हैं, होमो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक, समपरमाण्विक, विषम परमाण्विक। ठीक है बात? क्या होता है देखिए, तो होमो मतलब, होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम, और हेटेरो मीन्स डिफरेंट। होमो मीन्स सेम और हेटेरो मीन्स डिफरेंट। यही बात आप लोग यहां पे दे सकते हो। सम यानी कि समान, और विषम यानी कि अलग अलग, विषम यानी कि अलग अलग। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है, कोई भी ऐसा यौगिक है जहां पे जो एटम जुड़े हुए हैं वो सेम टाइप के हैं, वो सेम टाइप के हैं, तो उसको हम लोग बोल देंगे होमो एटॉमिक या फिर समपरमाण्विक। और कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर जुड़ने वाले जो एटम्स है वो अलग अलग है, डिफरेंट टाइप्स के हैं, उसको हेटेरो एटॉमिक या फिर विषम परमाण्विक यौगिक बोल दिया जाता है। ठीक है बात? अगर मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल्स की बात करूं, अगर मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, तो देखिए H2 एक मॉलिक्यूल है, सिंगल एक हाइड्रोजन, ओनली मैं H लिखता तो ये क्या है? ये हाइड्रोजन का परमाणु है। लेकिन H2 का मतलब क्या है? H2 का मतलब ये है कि यहां पर 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, और 2 हाइड्रोजन जुड़ गए मतलब एक क्या बन गया? यौगिक बन गया। एक क्या बन गया? यौगिक बन गया। ठीक है बात? समझ में आई इतनी बात? अब अपन बात करते हैं O2। तो O2 क्या है? ऑक्सीजन का एक यौगिक है। ठीक है बात? N2, F2। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है? यौगिक है। Cl2, S8, देखिए S8 टाइम्स, तो ये भी एक यौगिक है।
अब आप लोग ये देखिए कि इन यौगिकों के अंदर जो परमाणु है वो परमाणु सेम टाइप के हैं कि डिफरेंट टाइप के हैं। देखिए H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन के परमाणु है यहाँ पे, तो दोनों सेम परमाणु है, पहला भी हाइड्रोजन दूसरा भी हाइड्रोजन, तो सेम एटम है। इट मींस इसको हम लोग क्या बोल देंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल या समपरमाणविक यौगिक बोल देंगे। बोलो क्लियर है इतनी बात। सेम स्टोरी आपकी O2 में काम करेगी, 2 ऑक्सीजन के एटम है सेम है, N2 में 2 नाइट्रोजन के एटम है, F2 में 2 फ्लोरीन के परमाणु है, Cl2 में 2 क्लोरीन के परमाणु है, S8 में 8 एटम सल्फर के हैं। 8 है चाहे 10 है चाहे 50 है, कितने भी हैं, लेकिन है सारे किसके, सल्फर के, सेम स्पीशीज है, इसलिए हम इसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। तो ये सारे मॉलिक्यूल, ये सारे यौगिक किस कैटेगरी में आएंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल या समपरमाणविक यौगिक की कैटेगरी में आएंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या होता है भाई हेटेरो एटॉमिक, तो ये देखने से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर सेम टाइप के एटम काम में आ रहे हैं किसी मॉलिक्यूल में तो वो होमो एटॉमिक होगा, और अगर किसी मॉलिक्यूल में जो एटम्स जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हेटेरो एटॉमिक या विषम परमाणविक। फॉर एग्जांपल हम लोग पानी के बारे में ही बात कर लेते हैं, H2O। देखिए H2O एक मॉलिक्यूल होगा जहां 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, तो दोनों डिफरेंट टाइप के हैं कि नहीं है, 2 तो है हाइड्रोजन 1 है ऑक्सीजन, तो 2 डिफरेंट टाइप के एटम काम में आ गए, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल या विषम परमाणविक यौगिक बोलेंगे। क्लियर है बात। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं CO2। तो CO2 में आप लोग देख सकते हैं 1 कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन एटम, अलग अलग है तो हेटेरो एटॉमिक होगा। अमोनिया की बात कर लो, अमोनिया होती है NH3, तो देखिए 1 नाइट्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन एटम, डिफरेंट टाइप के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, तो इसको विषम परमाणविक यौगिक बोलेंगे। क्लियर है बात। उसके अलावा मीथेन की बात कर लीजिए, CH4 1 कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम, अलग अलग है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, हेटेरो एटॉमिक या विषम परमाणविक यौगिक बोल देंगे। तो ये इतनी बात जो लिखी हुई है क्लियर है सारी। हम लोग बात कर रहे हैं बॉन्डिंग के बारे में, बंध के बारे में। बंध क्या होता है, 2 परमाणुओं को आपस में जोड़े रखने के लिए बॉन्डिंग बनती है, और वो बॉन्डिंग बन सकती है 3 टाइप की। आयनिक बॉन्डिंग बन सकती है, कोवैलेंट बन सकती है, कोऑर्डिनेट बन सकती है, यानी कि आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध। अगर कोई एक सिंगल एटम है तो वो अपनी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अपनी स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में एग्जिस्ट करेगा, उसमें बॉन्डिंग की कोई जरूरत नहीं होगी। तो बॉन्डिंग स्पेशली देखने को मिलेगी कहां पे हमको, तो कहां देखने को मिलेगी, मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेगी, यौगिकों में देखने को मिलेगी। यौगिक या फिर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम पाए जाते हैं उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। अगर 2 या 2 से ज्यादा एटम पाए जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स दिखती सी बात है कि दोनों एटम्स के बीच में कुछ बॉन्डिंग होगी, उसी बॉन्डिंग के बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है। क्लियर है बात इतनी। मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक, समपरमाणविक यौगिक और विषम परमाणविक यौगिक। अगर किसी मॉलिक्यूल में जुड़ने वाले एटम सेम टाइप के हैं तो उसको होमो एटॉमिक या समपरमाणविक बोल देंगे, जिसके ये एग्जांपल्स रहे सारे आपके पास। और अगर किसी मॉलिक्यूल में जुड़ने वाले एटम्स, परमाणु अलग अलग टाइप के हुए, डिफरेंट टाइप के हुए, तो उसको हम लोग विषम परमाणविक यौगिक या हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल देंगे। ये उसके एग्जांपल्स रहे। क्लियर है बात। इतनी चीज को आप लोग एक बार नोट कीजिए। अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं बॉन्डिंग के बारे में कि किस प्रकार से इनमें बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर ली कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो तीनों टाइप्स लिखे गए थे यहाँ पे बॉन्डिंग के, आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, इन तीनों के बारे में हम लोगों को बात करनी है। लेकिन बॉन्डिंग
स्टार्ट करें हम लोग, उससे पहले बॉन्डिंग से रिलेटेड या बंध से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, नियम दिया गया है एक, उस नियम के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। देखिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लुईस, इसको हिंदी में हम लोग लुईस लिखते हैं। तो लुईस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग से रिलेटेड, यौगिकों में बंध से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम दिया था, जिस नियम को बोला जाता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल जिसका हिंदी में नाम होता है अष्टक नियम। अष्टक नियम। देखिए ऑक्टेट रूल आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है, बट 10th क्लास के अंदर आप लोग पढ़ते हो जॉन न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल, जिसमें सारे गा मा पा वो वाला रूल होता है। यहां पे हम लोगों को उस रूल के बारे में बात नहीं करनी है, ये एक अलग रूल है, अलग लॉ है जो दिया था लुईस ने। और ये किस से रिलेटेड है? तो ये बेसिकली रिलेटेड है किससे? बॉन्डिंग से, केमिकल बॉन्डिंग से। देखिए लुईस भाई साहब का ये कहना था कि कोई भी एटम होता है, उस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये बात क्लियर है, और उसके बाहर क्या होता है? इनफाइनाइट सेल्स यानी कि कोष होते हैं, के कोष, इसको के, इसको एल, इसको एम, अलग अलग टाइप के कोष होते हैं, सेल्स होती है। और इन सेल्स के अंदर, इन कोषों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है बात। अब यहां पे लुईस भाई साहब ये बात बोल रहे हैं कि कोई भी एटम, कोई भी परमाणु स्टेबल नहीं रहता, स्थायी नहीं रहता। कब तक? जब तक उसके बाह्यतम कोष में, आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में यदि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो वह एटम एकदम से स्टेबिलिटी फील कर लेगा, एकदम से स्टेबल यानी कि स्थायी हो जाएगा। ठीक है। अब अगर किसी एटम के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ज्यादा है मान लो किसी के पास, या किसी के पास कम है, तो वे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, मतलब अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए वो क्या करते हैं? अलग अलग टाइप की रिएक्शंस करते रहते हैं। रिएक्शन मतलब कभी इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफरिंग करते हैं, कभी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं केवल एक काम करने के लिए। और वो एक काम क्या है? अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना। जैसे ही उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, वो एकदम से स्टेबल हो जाएगा और उसको रिएक्शन करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बात। ये एक छोटा सा रूल आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कोई भी एटम जब रिएक्शंस करता है तो क्यों करता है? क्योंकि वह अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। ठीक है बात। अब आप लोग यहां पे ये ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, ये 3 जो एटम हैं, ये अपने आउटर मोस्ट में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम ये अपने आउटर मोस्ट सेल के अंदर, अपने बाह्यतम कोष के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के बजाय केवल कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूप्लेट। जैसे इसको हमने बोला ऑक्टेट, वैसे हम लोग इसको बोलते हैं ड्यूप्लेट। हिंदी में इसका नाम होता है द्विक। तो ये अपने बाह्यतम कोष में अष्टक या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करके ड्यूप्लेट या द्विक पूरा करते हैं। ठीक है बात। इतनी चीज आप ध्यान में रख लोगे कि लुईस ने एक रूल दिया था, ऑक्टेट रूल, जिसके अंदर उसने ये कहा था
कि किसी भी एटम के, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में, आउटरमोस्ट सेल के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो वह एटम स्टेबल हो जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम 3 ऐसे एटम हैं जो अपने आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं, जिसको ड्यूप्लेट या द्विक कहा जाता है। ठीक है बात। इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो आगे का टॉपिक आप लोगों के लिए एकदम से बच्चों के खेल की तरह सिंपल बन जाने वाला है। ठीक है बात। तो यहां तक का टॉपिक आप सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर है अब तक का तो वापस वीडियो को बैक कीजिए, स्टार्टिंग से देखिए, यहां तक पूरा होने के बाद आप लोग वीडियो में आगे प्ले कीजिए। और अगर किसी स्टूडेंट का इतना टॉपिक कवर हो चुका है तो वह आगे कंटिन्यू कर सकता है। इतने को एक बार आप लोग रफली नोट कर लीजिए। अभी हम लोग फाइनली अपने टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए रेडी है। ठीक है बात। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग फाइनली अपना जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, उसके ऊपर में डिस्कस करते हैं। 3 टाइप की केमिकल बॉन्डिंग मैंने आपको बताई है, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को लिखने की एक सिंपलेस्ट ट्रिक बताई थी। ठीक है। आई होप आप सभी लोगों ने अगर वीडियो देखा है तो आपको वो ट्रिक आती होगी। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों को इस टॉपिक में बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि अगर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल लिखना नहीं आएगा तो आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि किस एटम के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्रीवियस वीडियो की, वहां जाकर के आप लोग पहले पीरियोडिक टेबल को लिखने का तरीका देखिए, फिर आगे वापस यहां से कंटिन्यू कीजिए। देखिए मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में यह बताया था कि जो आपका ग्रुप नंबर फर्स्ट होता है, यानी कि पहला जो वर्ग होता है जिसमें हम लोगों ने ये वाले एलिमेंट्स रखे थे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रोंशियम, जिसकी ट्रिक भी मैंने आप लोगों को इसकी बता दी थी, हलीना की तरफ से फरियाद, ये ट्रिक थी और ये एलिमेंट थे। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के अंदर जितने भी एटम्स आते हैं उन सब के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है 1। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रहेगी बात याद। ग्रुप नंबर सेकंड जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ये ट्रिक लिखी थी मैंने। तो ये जो एटम्स है, ये जो एलिमेंट्स है, ये ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करते हैं। इन सब के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। क्लियर है बात। अब हम लोग एस ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया इन 2 के अंदर। अब हम लोग पी ब्लॉक पे आ जाते हैं। तो पी ब्लॉक हमारा स्टार्ट हुआ था ग्रुप नंबर 13 से, जिसके अंदर आया था बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, जिसकी ट्रिक हम लोगों ने लिखी थी बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो ये ट्रिक थी। एलिमेंट्स है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। इन सब के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है 3। कितने? 3। इसी प्रकार से जो आपका ग्रुप नंबर 14 था, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, इन सब के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे 4। कितने? 4। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप नंबर 15 की। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इन सब के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 16 की अगर बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, इन सब के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप नंबर 17 की। फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एडेस्टाइन, इन सब के आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। और जो लास्ट ग्रुप था आपका ग्रुप नंबर 18, जिसमें था हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, इन सब के आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। ठीक है बात? तो ग्रुप नंबर 1 के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8। अब आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर ये पढ़ा होगा कि ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको नोबल गैस, इनएक्टिव गैस या अक्रिय गैस कहा जाता है। तो ये इनएक्टिव या फिर अक्रिय क्यों होते हैं पता है? अक्रिय या इनएक्टिव का मतलब ये होता है कि ये किसी भी दूसरे एटम से रिएक्शन नहीं करते, नॉन रिएक्टिव या अक्रिय होते हैं। अक्रिय क्यों होते हैं? तो आप लोग देख सकते हैं कि इन सब के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 8 इलेक्ट्रॉन। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लुईस के ऑक्टेट रूल की बात करी थी, जिसमें उसने ये कहा था कि अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो वह एकदम से स्टेबल होगा। तो बताइए कि जब इन सब के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये स्टेबल है। और कोई भी एटम रिएक्शन क्यों करता है? स्टेबिलिटी के लिए। ये जब ऑलरेडी स्टेबल है तो इसको किसी दूसरे से रिएक्शन करने की क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए ये इनएक्टिव गैस होती है। तो अब आपका नया काम ये है कि आपको ये पूरा नोट करके ये याद रखना है कि इन सब के आउटर मोस्ट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर इन सब को लिखने की ट्रिक देख ली है तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप नंबर 1 में कौन से एलिमेंट है और उन सब एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट्स है सबके पास 2, 13 के अंदर 3। इस प्रकार से आप लोगों को ये एलिमेंट्स के अंदर आउटर मोस्ट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स का ध्यान रखना है। ठीक है बात? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी आगे हम लोग थोड़ी बात और करने जा रहे हैं, पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए फाइनली हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उन एग्जांपल्स के अंदर देखते हैं कि बॉन्डिंग किस प्रकार से बनी और केमिकल बॉन्डिंग किस प्रकार से हो रही है उनके बीच में, और वो बॉन्डिंग जो है वो आयोनिक है, कोवैलेंट है या कोऑर्डिनेट है। ठीक है बात? तो ध्यान दीजिएगा अभी सारे स्टूडेंट्स व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, देखिए पहला एग्जांपल हम लोग जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन यौगिक, हाइड्रोजन यौगिक। अब आप लोग देख सकते हैं कितने हाइड्रोजन है भाई? 2 हाइड्रोजन। मैं एक हाइड्रोजन लिख दूं, दूसरा हाइड्रोजन लिख दूं। ये बताइए हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात करके गए हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। तो इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अभी बताइए कि हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है? ऑक्टेट की ड्यूप्लेट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाला हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन चाहता है कि मेरे पास कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊं, और यह हाइड्रोजन चाहता है कि मेरे पास कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊं। मान लो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को ये बोले कि तेरा वाला ये इलेक्ट्रॉन तू मुझे दे दे, क्यों? क्योंकि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो ये हाइड्रोजन क्या बोलेगा कि ये काम कर, तू तेरा वाला ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे कि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो क्या ये दोनों हाइड्रोजन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, दोनों के मन में एक ख्याल ये आया। इस हाइड्रोजन ने मान लो ये बोला कि तू एक काम कर, मेरा ये जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है तू उसको क्या कर, यूज में ले ले, बदले में मैं तेरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करूंगा, यूज में
ले लूंगा। ठीक है बात। तो दोनों ने क्या करा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, और शेयरिंग करने से क्या हुआ, इस हाइड्रोजन के हिस्से में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस हाइड्रोजन के हिस्से में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और दोनों के दोनों क्या हो गए, खुश हो गए, और दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, मतलब दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा 2 हाइड्रोजन एटम के बीच हमेशा क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है बात, क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा बेटर। आप लोग इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लो 2 बंदे हैं ए और बी। ए क्या करना चाहता है, ए ये चाहता है कि मैं एक बिजनेस करूं, उस बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन ए के पास रुपए पड़े हैं कितने, 50,000। बी ये चाहता है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हो तो मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर लूं, लेकिन बी के पास रुपए कितने पड़े हैं, 50,000। अब ना तो 50,000 इसके पास कहीं से आने की संभावना, ना 50,000 इसके पास कहीं से आने की संभावना। तो ए और प्लस बी, ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ने से 50,000 और 50,000 मिलकर के दोनों के पास कितना रुपया हो जाएगा, 1 लाख, और दोनों मिलकर के अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। उसके पार्टनर 2 होंगे। ठीक है बात। तो मैं ये बोलूं कि क्या इस बिजनेस में जो 1 लाख रुपए लगे हैं, क्या वो अकेले ए के हैं, नहीं है। क्या वो अकेले बी के हैं, नहीं है। इस 1 लाख रुपए के अंदर 50,000 रुपए ए के हैं, 50,000 रुपए बी के हैं, लेकिन उन रुपयों का यूज दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वली कर रहे हैं। जितना ए उसका यूज कर रहा है उतना ही बी भी उसका क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो सेम बात यहां पे है, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के हैं, नहीं है। क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के हैं, नहीं है। इस दोनों इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, लेकिन दोनों का यूज दोनों बराबर बराबर रूप से कर रहे हैं। अगर इस टाइप का कोई बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, या फिर सह संयोजक बंध बोल देंगे। आई बात समझ में? कोई डाउट आप लोगों को यहां तक? आई होप नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं O2 मॉलिक्यूल्स के बारे में। हम लोग नया एग्जांपल ले रहे हैं O2 मॉलिक्यूल। ठीक है बात। O2 मॉलिक्यूल क्या होता है? तो देखिए O2 मॉलिक्यूल का मतलब 2 ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। आप लोग अभी थोड़ा सा बेग जाइए, जो मैंने यहां पे लिखे थे, ऑक्सीजन 16वें ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इस ऑक्सीजन के। इस ऑक्सीजन के पास कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इस वाले ऑक्सीजन के। अब इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 8। इस ऑक्सीजन को कितनों की कमी है? 2 की। कितने चाहिए? 8। ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन मांगता है, क्या ये दे देगा? नहीं देगा। ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से ये 2 इलेक्ट्रॉन मांगता है, क्या ये दे देगा? नहीं देगा। तो फिर ये क्या करेंगे? अपने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देंगे, सेंटर में रख देंगे। ये वाला ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के इन दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन के इन दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज किया, तो ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का यूज करेगा। तो इस ऑक्सीजन के पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है बात? तो दोनों ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, दोनों हो गए स्टेबल। ठीक है। आप लोग देखिए कि कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है दोनों के बीच, 2 इलेक्ट्रॉन्स की हुई है। तो ऑक्सीजन
और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, और डबल बॉन्ड बनने के बाद भी इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और इस ऑक्सीजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड का नाम हम लोग क्या दे देंगे? तो इस बॉन्ड का नाम भी कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि 2 बॉन्ड के बीच में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या वो चारों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हैं? नहीं है। क्या वो चारों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हैं? नहीं है। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, लेकिन इनका यूज दोनों के द्वारा हो रहा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे कोवेलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजक बॉन्ड। क्लियर है बात? इसको आप लोग नोट कीजिए। अभी हम लोग कुछ और एग्जांपल्स के बारे में बात करने वाले हैं, नोट कीजिए इसको आप लोग। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने 2 एग्जांपल अभी लिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, और इन दोनों एग्जांपल्स में हम लोगों ने देख लिया कि कोवेलेंट बॉन्डिंग किस प्रकार से बनती है। अभी हम लोग आगे भी कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। क्या होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग? सबसे पहले इसके बारे में बात कर ले। तो क्या होती है? अगर किसी मॉलिक्यूल में जो 2 एटम हैं, उन दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, और उस शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी भी एक एटम का नहीं होगा, दोनों एटम के होंगे, और दोनों एटम उसका यूज इक्वली करेंगे, बराबर रूप से करेंगे। तो इस प्रकार से जो बॉन्डिंग बनती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हो रही है दोनों परमाणुओं के बीच में। क्लियर है ये बात? अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल लिए वो एग्जांपल लिए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के, समपरमाणविक यौगिक के। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स के ले रहे हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि विषम परमाणविक यौगिक। देखिए, मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया NH3, मैंने एग्जांपल ले लिया NH3, जिसको प्यार से हम लोग अमोनिया बोलते हैं। ठीक है बात? तो अमोनिया एक विषम परमाणविक या हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम यानी कि केंद्रीय परमाणु, जो केंद्र में रहेगा। तो 3 हाइड्रोजन है, एक है नाइट्रोजन, तो ऑब्वियसली बात है कि नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम होगा। तो मैं एक बना दूं नाइट्रोजन। बताओ नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, नाइट्रोजन 15वें ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 2 3 4 5। ये मैं इस टाइप से क्यों लिख रहा हूं? आप लोग जैसे जैसे करोगे, धीरे धीरे आप लोगों को अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, समझ में आने लग जाएगा। देखिए, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसको खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे? शेयरिंग में 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो 3 को हमने 1 2 3 इस प्रकार से लिख दिया, 2 हम लोगों ने साथ में लिख दिए। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन के तीनों तरफ 3 क्या पड़े हैं? हाइड्रोजन। ये मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, ये मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, ये मैंने लिख दिया हाइड्रोजन। बताओ हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने लिख दिया इसका 1 इलेक्ट्रॉन। क्रॉस बना के बता रहा हूं मैं, ताकि आप लोग दोनों डॉट के अंदर कंफ्यूज ना हो। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट दिखा दिया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस दिखा दिया। इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बात? अभी देखिए, हाइड्रोजन क्या पूरा करता है? ड्यूप्लेट। हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। इस हाइड्रोजन के पास खुद का 1 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और, तो ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को बोलेगा कि भाई साहब आप अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो ताकि मैं स्टेबल बन जाऊं। नाइट्रोजन क्या बोलेगा? यार मेरे पास तो खुद पहले से 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तू एक काम कर, तेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे ताकि मेरे को 2 की ही जरूरत पड़ेगी। तो सौदा बैठा नहीं, सौदा बना नहीं। ये हाइड्रोजन आएगा नाइट्रोजन के पास,
कि भाई साहब आप अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, मेरे पूरे हो जाए, तो ये क्या बोलेगा, यार तू तेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे देना, मुझे भी तो जरूरत है। ये हाइड्रोजन आएगा कि भाई साहब आप अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, नाइट्रोजन सेम इनको यही बात बोलेगा। समझ में आ रही है? अभी क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के समझ में एक स्टोरी आएगी, आप लोग इसको इस प्रकार से समझिए। नाइट्रोजन के बाद स्टोरी समझ में आएगी कि यार 3 हाइड्रोजन मेरे से इलेक्ट्रॉन लेने आए थे, क्यों ना मैं अपना एक एक इलेक्ट्रॉन उनके साथ शेयरिंग में लगा दूं और बदले में उन तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में वापस ले लूं, तो मेरे 5 और 3 8 हो गए ना, मैं तो स्टेबल हूं। तो क्या हुआ, इस नाइट्रोजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में लगा दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में लगा दिया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में लगा दिया। तो हुआ क्या, तीनों के तीनों हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 1 2 1 2, तो तीनों हाइड्रोजन खुश। अब नाइट्रोजन क्या बोलता है कि यार मैंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों को दिया है शेयरिंग में, ये आपका थोड़ी ही है, ये है तो मेरा, लेकिन आप इसको यूज कर रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन है तो आपके, लेकिन मैं इसको यूज कर लूं तो आपको क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है। तो नाइट्रोजन ने क्या किया, ये लो इन सब के इलेक्ट्रॉन्स को भी यूज कर लिया, तो 1 2 3 4 5 6 और 2 इसके पास थे, तो ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी आप लोग देख सकते हैं स्टोरी क्या बन गई कि नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब इधर एक बॉन्ड बन गया, इधर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इधर एक इलेक्ट्रॉन बन गया, और इधर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इधर एक बॉन्ड बन गया, एक बच गया इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन युग्म को हम लोग बोल देते हैं लोन पेयर, लोन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। लोन पेयर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वह पेयर जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे नाइट्रोजन के इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन ये वाला पेयर जो है ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, लोन पेयर बोल देंगे। बोलो क्लियर है ये बात, ये समझ में आ गई? तो ये जो बॉन्ड बने हैं इन तीनों बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो ना तो नाइट्रोजन के हैं ना हाइड्रोजन के हैं, दोनों के हैं, और दोनों उसका इक्वली क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गई? अब हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूं CO2, क्या एग्जांपल दे दूं, CO2। देखिए CO2 में क्या है, 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के पास 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। इधर आ गया एक ऑक्सीजन, इधर आ गया एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6। समझ में आई बात? इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत, 2 इलेक्ट्रॉन की। कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, दोनों से शेयरिंग कर ली, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत, 2 की। कार्बन के ये वाले इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये वाला ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेबल है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। कितने की जरूरत और है, 4 की। 2 यहां शेयरिंग में लगाए हैं, 2 यहां शेयरिंग में लगाए हैं, तो इधर से 2 ले लेगा, इधर से 2 ले लेगा, और ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो कार्बन के पास तो कोई लोन पेयर बचा ही नहीं, लेकिन ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब 2 लोन पेयर बच गए। और ये दोनों जो बॉन्ड बने हैं ये कौन से बने हैं, कोवैलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजक बॉन्ड बने हैं।
इस प्रकार से आप लोग कोई भी एग्जांपल लेकर के वहां पे बॉन्डिंग कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कहां पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, कहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, क्या स्टोरी होगी। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और लेकर के बता दे रहा हूं। एग्जांपल ले लिया CH4, सेंट्रल एटम है कार्बन, तो कार्बन को सेंटर में रख दो, चारों तरफ कर दो हाइड्रोजन, ये लीजिए। अब बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 4, 1 2 3 4, और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत? 4 की। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग देख सकते हैं क्या कंडीशन होगी, प्रत्येक हाइड्रोजन को 1-1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये चारों कार्बन से 1-1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ले लेंगे, ले लिया, और बदले में इन चारों इलेक्ट्रॉन को कार्बन ने क्या किया? इनसे ले लिया। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड बन गया। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस हाइड्रोजन के पास 1 2 पूरे, 1 2 पूरे, इसके पास 2 पूरे, इसके पास 2 पूरे, और कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए, तो 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है बात। तो इस प्रकार से आप लोग कोई भी एग्जांपल लेकर के उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनाना देख सकते हैं। तो हम लोगों ने बात करी थी कि बॉन्डिंग 3 प्रकार से होती है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर A और B के बीच में एक बॉन्ड बना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन ना A के हैं ना B के हैं, एक A का है एक B का है, लेकिन शेयरिंग इसकी क्या कर रहे हैं? दोनों इक्वली कर रहे हैं, तो इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। जो 2 बॉन्ड और बच गए, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो आज की क्लास में हम लोग डील नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्लास बहुत बड़ी, आई थिंक 45 to 46 मिनट की हो चुकी है। तो और लंबी क्लास करके जो इतना आप लोगों ने सीखा है उसका बखेड़ा नहीं करेंगे हम लोग, जितना सीखा है आज के लिए उतना काफी है। जो 2 बॉन्ड और बच गए, आयोनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बंध और उपसह संयोजक बंध, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जाने से पहले मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे दूं जो आप लोग खुद से बनाओगे। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल H2O, आप लोग इसके अंदर बॉन्डिंग देखोगे। एक एग्जांपल C2H4, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, C2H4 को एथीन बोलते हैं, और एथीन का मतलब ये एल्कीन है, तो एल्कीन का मतलब कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड बनना चाहिए। तो आप लोग अपना सिस्टम यूज करो, अपना जो आज का नॉलेज है उसको यूज करो, लुईस स्ट्रक्चर बनाओ और देखो कि किस प्रकार से ऑक्टेट पूरा करता हुआ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है बात। नेक्स्ट जो 2 बॉन्डिंग बच गई अपनी, आयनिक और कोऑर्डिनेट, उसके बाद में नेक्स्ट किसी क्लास में हम लोग बात करेंगे। आज की इस क्लास को यहीं समाप्त किया जाता है। आई होप जितना मैंने आप लोगों के सामने आज एक्सप्लेन किया वो सारा सब कुछ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डालिए, आप लोगों को श्योरली उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बात। आज की क्लास को यहीं समाप्त किया जाता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।